नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। दिन की बड़ी खबरों पर हम चर्चा करेंगे। 8 बजे की 8 बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। विस्तार से हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। बात पहली खबर की करेंगे, जहां खबर गुजरात से है। गुजरात चुनाव से जुड़ी है। कांग्रेस पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए चौथी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने चौथी लिस्ट में 9 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। गुजरात में अब तक कांग्रेस के कुल 104 उम्मीदवार घोषित हो गए हैं। दूसरी खबर भी चुनाव से ही संबंधित है और ये दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी चुनाव की है। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी और आखिरी लिस्ट जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट में 116 उम्मीदवारों के नाम हैं और इस तरह आम आदमी पार्टी ने सभी 250 वार्डों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वहीं एमसीडी पर काबिज बीजेपी ने निगम चुनाव के लिए 232 उम्मीदवारों वाली पहली लिस्ट जारी की है। तीसरी खबर उपराष्ट्रपति धनखड़ से जुड़ी है, जो 3 दिन के कंबोडिया दौरे पर है। धनखड़ ने दौरे के दूसरे दिन शनिवार को आसियान भारत समिट में हिस्सा लिया और इस दौरान कंबोडियाई सीनेट के अध्यक्ष से चूम से भी उन्होंने मुलाकात की है और संसदीय प्रणाली पर चर्चा की है। चौथी खबर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित है। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर बिहार में भारत जोड़ो उप यात्रा की तैयारी में है और इसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और जयराम रमेश ने भी यहां पर शामिल होने की बात कही है, जहां वो उप यात्रा के प्रारूप के गठन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। पांचवी खबर हरियाणा से है, जहां आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। हरियाणा के झज्जर में आयोजित इस अनावरण कार्यक्रम में सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहेंगे। छठी खबर बिहार से है, जहां आज से सरकारी स्कूलों के नियमों में बड़ा बदलाव होगा। बिहार में आज से बैगलेस सेफ सैटरडे योजना को लागू किया जाएगा, जिसके तहत अब से बच्चों को शनिवार को स्कूल में बैग नहीं लाना होगा। सातवीं खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां आतंकियों ने एक बार फिर कायरतापूर्ण हरकत की है। आतंकियों ने अनंतनाग जिले के राख मोमिन इलाके में 2 गैर कश्मीरी मजदूरों पर हमला किया है। आतंकियों ने दोनों मजदूरों पर गोलियां चलाई। 8वीं खबर की अगर हम बात करें, 8वीं और आखिरी खबर क्रिकेट की दुनिया से है। आज ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम के बीच T20 वर्ल्ड कप के खिताब में भिड़ंत है। लेकिन 8वीं खबर की अगर हम बात करें तो सत्येंद्र जैन को लेकर है, जहां सत्येंद्र जैन को जेल या बेल आज, क्योंकि फिर से इस पूरे मामले में एक बार सुनवाई होगी और इसको लेकर देखना होगा कि आखिर क्या होता है। चलिए बात करेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर की, जहां गुजरात में कांग्रेस उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी हो गई है। चौथी लिस्ट में 9 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। अब तक कांग्रेस के कुल 104 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। भावनगर की दोनों सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। द्वारका और भरूच से भी कांग्रेस उम्मीदवार की घोषणा की गई है। कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी की है। शनिवार को जारी चौथी लिस्ट में कुल 9 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। अब तक कुल 104 उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है। वहीं अब भी 78 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करना बाकी है। बता दें कि कांग्रेस ने बीते 4 नवंबर को 43 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, गुरुवार को 46 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट और शुक्रवार को 7 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की थी। चौथी लिस्ट में द्वारका से मलू भाई कंडोरिया, तलाला से मान सिंह डोडिया, कोडीनार से महेश मखवाना, भावनगर ग्रामीण से रेवत सिंह गोहिल, भावनगर पूर्व से बलदेव सोलंकी, बोटाड से रमेश मेर, जाम्बूसार से संजय सोलंकी, भरूच से जयकांत भाई पटेल और धर्मपुर से किशन भाई पटेल को टिकट दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को अपना घोषणा पत्र भी जारी किया है, जिसमें कांग्रेस ने 10 लाख नौकरियां, 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली और बेरोजगारों को 3000 रुपए भत्ता देने का वादा किया है। कांग्रेस का कहना है कि अगर वो सत्ता में आई तो राज्य सरकार द्वारा 2002 के
बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों को समय से पहले जेल से रिहा करने की छूट को रद्द कर देगी। यही नहीं, कांग्रेस ने अहमदाबाद के मोटेरा क्षेत्र में स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम फिर से सरदार पटेल स्टेडियम करने की भी बात कही है। तो अब तक कांग्रेस के कुल 104 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो गया है। बैक टू बैक कांग्रेस ने लिस्ट जारी किए हैं। एक दिन बाद ही अब कुल मिलाकर 104 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो गई है। बात करेंगे दूसरी खबर की, जहां एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट में 116 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। आम आदमी पार्टी ने सभी 250 वार्डों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। आपकी पहली लिस्ट में 134 उम्मीदवारों के नाम थे। नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी की भी पहली लिस्ट जारी हो गई है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में 232 नामों पर मुहर लगा दी है। 250 वार्डों पर 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव है। दिल्ली में 4 दिसंबर को होने वाले एमसीडी चुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। एमसीडी में काबिज बीजेपी ने निगम चुनाव के लिए जहां अब तक पहली लिस्ट जारी की, तो वहीं दिल्ली की सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी ने सभी 250 वार्डों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव के लिए देर रात 116 उम्मीदवारों वाली अपनी दूसरी और आखिरी लिस्ट जारी की। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने पहली लिस्ट में 134 प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगाई थी। आम आदमी पार्टी ने एक बयान में कहा था कि 90% टिकट जमीनी स्तर पर काम करने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं। तो वहीं बीजेपी ने पहली लिस्ट में 232 उम्मीदवारों की घोषणा की है। बीजेपी जल्द बाकी सीटों पर भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी, क्योंकि एमसीडी चुनाव के लिए 14 नवंबर उम्मीदवारों के नामांकन का आखिरी दिन है। ऐसे में आज बीजेपी के सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों पर 4 दिसंबर को मतदान होगा और वोटों की गिनती 7 दिसंबर को होगी। तो कुल 250 वार्ड है। आपकी पहली लिस्ट में 134 उम्मीदवारों के नाम, दूसरी लिस्ट में 116 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा आम आदमी पार्टी ने की है और कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पूरे 250 वार्डों में आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। अब बात तीसरी खबर की होगी। आसियान भारत समिट का हिस्सा बने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ की कंबोडियाई सीनेट के अध्यक्ष से भी मुलाकात हुई है। धनखड़ चूम में संसदीय प्रणाली पर चर्चा हुई है। आसियान भारत समिट में आतंकवाद पर धनखड़ की 2 टूक, मिलकर आतंकवाद का मुकाबला करना होगा, ये जगदीप धनखड़ ने कहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 3 दिवसीय कंबोडिया दौरे पर हैं। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने शनिवार को आसियान भारत समिट में हिस्सा लिया। समिट में उपराष्ट्रपति धनखड़ और कंबोडियाई सीनेट के अध्यक्ष से चूम के बीच मुलाकात हुई है और दोनों के बीच संसदीय प्रणाली पर चर्चा हुई है। दोनों के बीच प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए भारत और कंबोडिया के सांसदों के बीच संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति के नोम पेन्ह में कंबोडिया के ऐतिहासिक राष्ट्रीय संग्रहालय का दौरा किया। धनखड़ ने सम्मेलन में आसियान भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी कोष में $5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त योगदान देने की भी घोषणा की है। इसके अलावा धनखड़ ने समिट में आतंकवाद पर 2 टूक कहा कि हमें मिलकर आतंकवाद का मुकाबला करना होगा। तो वही अब बात होगी कांग्रेस की, जहां कांग्रेस की बिहार में भारत जोड़ो उप यात्रा की तैयारी है। दिग्विजय सिंह और जयराम रमेश आज जाएंगे पटना। उप यात्रा के प्रारूप के गठन को लेकर चर्चा करेंगे। 1200 किलोमीटर की उप यात्रा निकालेगी कांग्रेस। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को दक्षिण के राज्यों में भरपूर समर्थन मिला। यात्रा अब महाराष्ट्र के रास्ते मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रही है। जिन राज्यों से होकर यात्रा नहीं गुजरी है, वहां कांग्रेस कार्यकर्ता उप यात्राएं निकाल रहे हैं। पार्टी की बिहार में 1200 किलोमीटर की उप यात्रा निकालने की तैयारी है। इसके लिए भारत जोड़ो यात्रा आयोजन समिति के प्रमुख दिग्विजय सिंह और कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश आज पटना जाएंगे। पटना में पार्टी कार्यालय में कांग्रेस के दोनों दिग्गज नेताओं के जोरदार स्वागत की तैयारियां की गई हैं। जानकारी के मुताबिक यहां दिग्विजय सिंह और जयराम रमेश कार्यकर्ताओं से
बिहार में भारत जोड़ो यात्रा के प्रारूप गठन को लेकर चर्चा करेंगे। बिहार प्रदेश कांग्रेस मीडिया कमेटी के चेयरमैन राजेश राठौड़ ने कहा है कि इस दौरे को लेकर बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास शनिवार को ही पटना पहुंच गए हैं। राठौड़ ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भारत जोड़ो आंदोलन से जुड़े सभी जिला कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर समेत सभी सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, पार्टी के सभी जिलाध्यक्ष, संगठन के तमाम पदाधिकारियों के साथ बिहार में यात्रा के संदर्भ को लेकर विचार विमर्श करेंगे। दरअसल कांग्रेस की 1200 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली जा रही है, जो 50 दिनों का सफर तय करेगी। बांका जिले से शुरू होकर ये गया पहुंचेगी। तो 1200 किलोमीटर की ये भारत जोड़ो यात्रा होगी और इस यात्रा में कई दिग्गज शामिल होंगे। दिग्विजय सिंह इसको लेकर आज चर्चा करेंगे। पटना में कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत होगी। दिग्विजय सिंह और जयराम रमेश आज पटना जाएंगे और यहां पर भारत जोड़ो उप यात्रा के प्रारूप के गठन को लेकर चर्चा करेंगे। लगभग 1200 किलोमीटर बताया जा रहा है। 1200 किलोमीटर की ये उप यात्रा निकाली जाएगी। कांग्रेस की बिहार में भारत जोड़ो उप यात्रा की तैयारी की जा रही है। अब जहां जहां पर ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं जा सकती, वहां पर उप यात्रा निकाला जा रहा है और इसी सिलसिले में पटना जाएंगे आज दिग्विजय सिंह और जयराम रमेश। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का अनावरण आज करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बता दें कि आज हरियाणा के झज्जर में अनावरण कार्यक्रम है। अनावरण के बाद जनसभा को संबोधित भी करेंगे राजनाथ सिंह। सीएम मनोहर लाल खट्टर भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज हरियाणा में हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। हरियाणा के झज्जर जिले के कुलाना गांव में आयोजित इस अनावरण कार्यक्रम में सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम मनोहर लाल और ओम प्रकाश धनखड़ एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी हरियाणा प्रदेश मीडिया प्रमुख डॉक्टर संजय शर्मा ने बताया है कि ये कार्यक्रम भव्य होगा और इसको लेकर खास तैयारियां की गई हैं। डॉक्टर संजय शर्मा ने कहा कि महाराजा पृथ्वीराज चौहान की वीरता और गौरवशाली इतिहास है। झज्जर के बादली विधानसभा क्षेत्र में ऐसे महान योद्धा की प्रतिमा का अनावरण सभी के लिए गौरव की बात है। महाराजा पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उन्होंने कहा कि इस गरिमामयी समारोह में झज्जर जिला के अलावा आसपास के जिलों की 36 बिरादरियों के लोग भी मौजूद रहेंगे और इस ऐतिहासिक पल के साक्षी भी वो बनेंगे। तो आज पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। मनोहर लाल खट्टर भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्य अतिथि के तौर पर राजनाथ सिंह भी झज्जर पहुंचेंगे। और अब बात बिहार की होगी, जहां बिहार के सरकारी स्कूलों के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। बच्चों को शनिवार को स्कूल में बैग नहीं लाना होगा। बिहार में आज से बैगलेस सेफ सैटरडे योजना लागू की जाएगी। बच्चों में अन्य गतिविधियों में बढ़ाई जाएगी रुचि। बिहार के सरकारी स्कूल के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। सूबे के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अब हफ्ते में केवल 5 दिन स्कूल में बैग ले जाना होगा, क्योंकि राज्य सरकार बैगलेस सेफ सैटरडे योजना लेकर आई है, जो आज से लागू होगी। सरकार का कहना है कि इस नियम से बच्चों में अन्य गतिविधियों में रुचि बढ़ाई जाएगी। राज्य में ये योजना देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर शुरू की गई। सीएम नीतीश कुमार ने औपचारिक रूप से बैगलेस सेफ सैटरडे योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश ने योजना संबंधी दिशा निर्देशों की एक पुस्तक का भी अनावरण किया है। उन्होंने एक बेस्ट प्लेस ऐप भी लॉन्च किया है, जिसका इस्तेमाल शिक्षा विभाग के अधिकारी करेंगे। इस ऐप से राज्य भर के 80,000 से ज्यादा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में गतिविधियों की वास्तविक निगरानी, ट्रैकिंग, शिक्षकों की उपस्थिति के बारे में पता लगाया जा सकेगा। सीएम ने वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत
डीबीटी के माध्यम से छात्रों के बैंक खाते में प्रोत्साहन राशि भी हस्तांतरित की है। तो बिहार के सरकारी स्कूलों के नियम में बड़ा बदलाव किया गया है और बैगलेस सेफ सैटरडे योजना लागू कर दी गई है, जिसमें कि हफ्ते में 5 दिन ही बच्चे सिर्फ बैग लेकर जाएंगे स्कूल और एक दिन वो को करिकुलर एक्टिविटीज में भाग लेंगे। अन्य चीजों में बच्चों की रुचि बढ़े, इसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया है। तो जम्मू कश्मीर में फिर गैर कश्मीरियों पर हमला किया गया है। अनंतनाग जिले के राख मोमिन इलाके में आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने 2 मजदूरों पर गोलियां चला दी हैं। अस्पताल में दोनों मजदूर अभी भर्ती हैं, हालत नाजुक है। नवंबर की शुरुआत में बोंदियाल गांव में हमला हुआ था। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर कायरतापूर्ण हरकत की है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक बार फिर गैर कश्मीरियों पर आतंकी हमला हुआ है। अनंतनाग जिले के एक इलाके में आतंकियों ने 2 बाहरी मजदूरों पर गोली चला दी। हमले में दोनों मजदूर घायल हो गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल मजदूरों की पहचान नहीं हो पाई है, तो वहीं हमलावरों की तलाश में इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। बता दें कि इससे पहले 3 नवंबर को अनंतनाग जिले के बोंदियाल गांव में आतंकियों ने एक नेपाली नागरिक सहित 2 गैर स्थानीय कार्यकर्ताओं को गोली मारकर घायल कर दिया था। इसमें से एक मजदूर बिहार और दूसरा नेपाल का रहने वाला था। जिस समय हमला हुआ उस समय दोनों मजदूर बोंदियाल गांव में एक निजी SAPS स्कूल में काम कर रहे थे। तो एक बार फिर से गैर कश्मीरियों पर हमला किया गया है। आतंकियों की तरफ से गोली की चलाई गई है और अभी दोनों ही मजदूर अस्पताल में भर्ती हैं। जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरियों पर हमला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अनंतनाग जिले के राख मोमिन इलाके में आतंकी हमला हुआ एक बार फिर से और आतंकियों ने इस बार मजदूरों को निशाना बनाया। 2 मजदूरों पर गोलियां चलाई हैं। अस्पताल में दोनों ही मजदूर को भर्ती किया गया है, जहां अभी उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। नवंबर की शुरुआत में बोंदियाल गांव में हमला हुआ था और एक बार फिर से यहां पर यह हमला देखा गया है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि अभी भी सुरक्षित नहीं है जम्मू कश्मीर। और अब बात होगी T20 वर्ल्ड कप की, जहां T20 वर्ल्ड कप खिताब के लिए आज पाक और इंग्लैंड में भिड़ंत होगी। MCG में दोपहर 1:30 बजे से फाइनल मुकाबला पाकिस्तान और इंग्लैंड की दूसरे T20 खिताब पर नजरें हैं। बारिश को देखते हुए अभी रिजर्व डे रखा गया है। ICC ने फाइनल मैच का प्लेइंग टाइम भी बढ़ाया है। मैच न होने पर ट्रॉफी शेयर करेंगे पाक और इंग्लैंड। T20 वर्ल्ड कप खिताब के लिए आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच भिड़ंत है। 2022 T20 वर्ल्ड कप का ये फाइनल मुकाबला दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड यानी कि MCG में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान इंग्लैंड दोनों टीमों की नजरें मैच जीतकर अपना दूसरा T20 वर्ल्ड कप खिताब जीतने पर होगी। पाकिस्तान इससे पहले 2009 में जबकि इंग्लैंड 2010 में T20 वर्ल्ड कप जीत चुका है। इस बार T20 मैच को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं, लेकिन बारिश फैंस का मजा किरकिरा कर सकती है। आपको बता दें कि इस मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है, जिसके मद्देनजर ICC ने कुछ फैसले लिए हैं। ICC ने बारिश को देखते हुए मैच के लिए रिजर्व डे रखा है। वहीं फाइनल मैच के प्लेइंग टाइम को भी बढ़ाया गया है। ऑस्ट्रेलियाई वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट के मुताबिक मेलबर्न में आज 100% और रिजर्व डे यानी सोमवार को 95% बारिश की आशंका है। हवा की रफ्तार भी 35 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा हो सकती है। ऐसे में ICC ने शनिवार को नई प्लेइंग कंडीशन जारी की है। ICC ने रिजर्व डे के एडिशनल प्लेइंग टाइम को 2 से 4 घंटे किया है। वहीं अगर बारिश का अनुमान दोनों दिन सही साबित हुआ और फाइनल मैच रद्द किया गया तो इंग्लैंड पाकिस्तान को ट्रॉफी शेयर करनी होगी। दूसरे शब्दों में कहें तो पाकिस्तान और इंग्लैंड जॉइंट विनर घोषित किए जाएंगे।
तो बड़ी खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से, जहां पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में करीब 30 साल बाद जेल से रिहा होकर बाहर आई नलिनी श्रीहरन आज चेन्नई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। उनके साथ उनका केस लड़ रहे सुप्रीम कोर्ट के वकील भी मौजूद रहेंगे। जेल से निकलने के बाद नलिनी श्रीहरन ने कहा वो तमिलनाडु के लोगों की शुक्रगुजार है जिन्होंने करीब 30 साल तक उनका साथ दिया। वो राज्य और केंद्र सरकार दोनों को धन्यवाद देती है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नलिनी श्रीहरन, उनके पति और 3 अन्य दोषियों को शनिवार शाम तमिलनाडु की जेलों से रिहा कर दिया गया था। वेल्लोर में महिलाओं की विशेष जेल से रिहा होने के तुरंत बाद नलिनी वेल्लोर सेंट्रल जेल गई, जहां उनके पति वी श्रीहरन उर्फ मुरुगन को रिहाई मिली। मुरुगन और दोनों श्रीलंकाई नागरिकों को रिहाई के बाद राज्य के तिरुचिरापल्ली में विशेष शरणार्थी शिविर में पुलिस वाहन में ले जाया गया है। लेकिन आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और देखना होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें आज नलिनी कहती हैं।